एपिसोड 36। 2 मिनट में मैं मजीद किसी हादसे या लंगूर से दो चार हुए बगैर दरख्त की चोटी तक जा पहुंचा। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। उस जगह से मुझे दूर तक फैला जंगल और खासे फासले पर मौजूद धुंधली पहाड़ियों के आसार नजर आ रहे थे। फिर मैंने अकब में दरिया की तरफ देखा, मगर इतनी दूरी से दरिया नजर नहीं आ रहा था। बहरहाल इसका मतलब था कि हम मगरमच्छों के खतरे को हासा पीछे छोड़ आए थे। मैंने देखा दाएं तरफ से जंगल किसी कदर छिदरा था, जबकि बाएं जानिब और सामने पहाड़ों तक बेहद घना था। मैं नीचे उतरने लगा तो मुझे दरख्त के तने से निकली शाखों के साथ काले स्याह अंगूर की सूरत के फल गुच्छों की सूरत में लटके नजर आए। मैंने एक बार फल को चख कर देखा। हल्का सा कसैला जायका था, लेकिन बुरा नहीं लग रहा था। मैंने चंद गुच्छे तोड़कर नीचे फेंके और खुद भी नीचे आ गया। जॉन उन फलों का मुआयना कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। क्या ये? मेरे ख्याल में तो खाने के लायक है। चंद फल तजुर्बाती तौर पर खाकर देख लो, अगर तबीयत खराब ना हो तो फिर बाकी भी खा लेंगे। सॉरी, इन्हें तुम ही खाओ। जॉन ने फलों के गुच्छे मेरी तरफ बढ़ा दिए। इन्हें पकड़ तो लो, मैं एक हाथ से कैसे संभालूंगा? मुमकिन है तुम चंद घंटे बाद इन फलों को खाने पर मजबूर हो जाओ। बादल नाखास्ता जॉन ने उन्हें संभाल लिया। अब किस तरफ जाना है? दाएं तरफ। हमारी मंजिल कुछ दूर नजर आने वाली पहाड़ियां हैं। मेरा ख्याल है फौज की कोई चौकी इस इलाके में है, तो हमें वहीं मिलेगी। तो फिर चलो। इस बार मैं आगे था। तकरीबन आधे घंटे बाद हम जंगल के छिद्रे हिस्से में पहुंच गए। दरअसल यहाँ पर जमीन बेहद नरम थी और उस जगह भारी और ऊंचे दरख्त जड़ नहीं पकड़ सकते थे, इसलिए यहाँ ज्यादातर छोटे दरख्त और झाड़ियाँ थी। जॉन तशवीश से बोला, ये जगह दलदल लग रही है, कहीं बेखबरी में हम दलदल में न जा उतरे। बात तो काबिल गौर है। ऐसा करो, तुम मुझसे 10 कदम पीछे चलो। अगर मैं किसी दलदल में उतरा तो तुम कम से कम मदद करने के लिए तो मौजूद होगे। जॉन मेरे अकब में 10 कदम के फासले पर आने लगा। एक बार मैंने मुड़कर देखा तो उसे फल टोंकते पाया, जिन्हें वो कुछ देर पहले तक खाने के लिए तैयार नहीं था। मुझे मुतवज्जो पाकर वो खिसिया गया। 2 घंटे बाद हम फिर घने जंगल के सामने थे। मेरा अंदाजा था कि हम पहाड़ों के दामन में हैं। यहाँ पर इतने ऊंचे दरख्त थे जिनके अकब में पहाड़ भी छुप गए थे। मैंने मुड़कर जॉन की तरफ देखा, जो आधे से ज्यादा फल खा चुका था और पेट भरे अंदाज में सुस्ती से जमाइयाँ ले रहा था। मैं बहुत थक गया हूँ, क्या हम कुछ देर आराम नहीं कर सकते? उस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे और हम तकरीबन 6 बजे से मुसलसल हरकत में थे। इस दौरान मगरमच्छों से मार कराई भी हुई थी, जिसमें 6 अदद मगरमच्छ मारे गए थे। मेरे ख्याल में इतने कम वक्त में इतने मगरमच्छ शायद ही किसी ने मारे हों। खुद मेरा थकन के मारे बुरा हाल था और जख्मी पाँव की तकलीफ मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर गई थी। 1-2 बार मैंने रास्ते में रुक कर देखा था। जख्म स्याही मल सूरत इख्तियार कर गए थे और उनकी सूजन भी बढ़ रही थी। अगर पानी के जानवरों के काटने से वो इन्फेक्शन नहीं होता तो खुश्की के जानवर गोश्तखोर जानवरों के काटने से हो सकता है। फिर भी जख्म में इन्फेक्शन होना लाजमी था। मैंने जॉन की बात मानते हुए सर हिलाया। सिर्फ 2 घंटे, क्योंकि तारीकी से पहले पहले हमें पहाड़ों के ऊपर होना चाहिए। जॉन एक जगह लेट गया। उसने बाकी फल मेरे हवाले कर दिए, जिन्हें मैं एक दरख्त के गिरे हुए तने पर बैठकर खाने लगा। फलों का जायका भूख की वजह से अच्छा लग रहा था। जॉन ने प्यास की शिकायत की। रात खासी थी, मगर सूरज निकलते गर्मी बढ़ने लगी थी। उस वक्त काफ़ी गर्मी हो गई थी, मगर ये बेहाल कर देने वाली नहीं थी। इसके बावजूद इतनी देर तक रुके बगैर मुसलसल चलने की सूरत में प्यास लगना लाजमी थी। मैंने उसको तसल्ली दी, फिक्र मत करो, कहीं ना कहीं पानी मिलेगा। इतने हरे भरे जंगल में पानी की मौजूदगी लाजमी है। तब तक मैं प्यास से तो मर जाऊंगा ना। वो कराह कर लेट गया। एक साफ जगह देखकर मैं भी लेट गया। अब तक के सफर में हमें चंद मामूली से जानवर नजर आए थे। 1-2 जगहों पर हिरन-नुमा जानवर भी दिखाई दिए थे, मगर अब तक किसी शेर, चीते या हाथी गैंडे से सामना नहीं हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जंगल का वजूद उन जानवरों से खाली हो, बल्कि दिन में आमतौर से बड़े जानवर निकलने से कतराते हैं। सारी रात सफर, फिर दरिया का जागुसल मरहला और उसके बाद खुश्की पर मगरमच्छों से जंग। आखिर में 3 घंटे तक मुसलसल सफर। मेरा थकन से बुरा हाल था और जी चाह रहा था कि सो जाऊं। बेशक नींद के दौरान कोई शेर या चीता उठा कर ले जाए, मगर सोने का मतलब किसी नई आफत में मुब्तला होना भी हो सकता था। 1 घंटे बाद मैंने जॉन ग्रे को झंझोड़ कर उठा दिया। क्या है, क्यों उठाया मुझे? अब मेरी बारी है, जागते रहना, सो मत जाना, पता चले आंख खुले तो तुम जहन्नुम में हो, मैंने कहा और जमीन पर दराज हो गया। और तुम शायद जन्नत में, यही ख्याल है ना तुम मुसलमानों का? हाँ, अपने अमाल तो ऐसे नहीं है, बस उसी से उम्मीद है। इस उम्मीद के बलबूते पर तुम लोगों ने दुनिया को आसान समझ लिया है, अमल के बजाय बातों पर ज्यादा तवज्जो देते हो। उसने तंज किया। मैंने आंखें बंद कर ली और 1 मिनट के अंदर अंदर सो गया। 1 घंटे बाद जॉन ने भी मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ? कौन सी आफत आ गई? वही जो 1 घंटा पहले आई थी। 1 बजने वाला है, चलने की तैयारी करो। प्यास से उसके होंठ खुश्क हो रहे थे। शायद इसी वजह से उसे चलने की जल्दी थी कि रास्ते में कहीं पानी पीने को मिले। मैं उठा। धूप की शिद्दत बढ़ गई थी और जिस्म पर पसीना आ रहा था।
میں نے जॉन से रिवॉल्वर लिया, लकड़ी संभाली. पाँव के जख्मों का मुआयना करने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि उनका बाकायदा इलाज होना था. सूजन बढ़ जाने से पतलून का पांचा पिंडी से फंसने लगा था और उसमें तकलीफ बढ़ गई थी. मैंने पहला कदम उठाया तो ऐसी टीस उठी कि मैं ठिठक गया. जॉन ने मेरी सूरत से तकलीफ को भांप लिया. क्या बात है, तकलीफ ज्यादा है क्या? हाँ, लेकिन काम चलेगा, अब चलो. मैंने लापरवाही से जवाब दिया. घना जंगल ऊपर साया फगन था. धूप के नीचे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था. रोशनी इतनी कम आ रही थी कि रास्ता मुश्किल से नजर आ रहा था. बहरहाल यहाँ खुनकी थी जो अच्छी लगी. प्यास की शिद्दत में कमी तो नहीं आई, लेकिन उसमें इजाफा भी नहीं हुआ. जॉन की बेकरार नजरें चारों तरफ पानी को तलाश कर रही थीं. वो आगे था. अचानक वो चीख मारकर और हड़बड़ाकर पीछे हटा. सामने दरख्त से खासा मोटा और लंबा सांप लटक रहा था. जॉन ग्रे बाल बाल बचा था. वो 1 फुट भी आगे जाता तो सांप उसे डस चुका होता. उसने हकलाकर कहा, गोली मार दो इसे. मकाना बातें मत करो, इस पर गोली जाया करने की क्या तुक है. आओ दूसरे रास्ते से चले. हम जिस पगडंडी से गुजर रहे थे उसे सांप ने रोक दिया था. मजबूरन हमें दूसरी तरफ से जाना पड़ा. ये दूसरा रास्ता भी खासा दुश्वार था. हम चक्कर काट कर जा रहे थे कि इस बार जॉन ने किलकारी मारी. दूर दरख्तों के दरमियान एक गड्ढे में बारिश का पानी भरा था. बारिश शायद गुज़िश्ता रोज हुई थी क्योंकि पानी शफाफ और काई वगैरह से पाक था. जॉन बेताबी से उस पर झुक गया. पहले उसने चुल्लू में पानी लेकर चखा. साफ है, वो बोला और फिर बेताबी से पीने लगा. आराम से, जल्दी करके पानी गदला मत करो. वो आराम से पीने लगा. उसके बाद मैंने अपनी प्यास बुझाई. जॉन हविस में ज्यादा ही पानी पी गया था और अब किसी गधे की तरह हाँप रहा था. अचानक उसने मुंह बनाया और नीचे की तरफ झुकते हुए उल्टी कर दी. पानी के साथ दोपहर के खाए कुछ फल भी साथ निकल आए. उसने मुंह साफ किया और दोबारा पानी वाले गड्ढे पर झुक गया. मैंने उसे खबरदार किया, इतना पानी मत पीना वरना फिर तबीयत बिगड़ जाएगी. प्यास से कम पानी पीना. मुझे मत सिखाओ, सब पता है मुझे. हाँ, लेकिन अपनी कौमी आदत से मजबूर हो, हविस पूरी नहीं होती तुम्हारी. मैंने मुलायमत से कहा. वो सुनी अनसुनी करके पीता रहा. इस बार उसने फिर पानी हलक तक भर लिया. अब चलो भी, क्या सारी उम्र यहीं रहना है? मना करने के बावजूद उसने पेट भरकर पानी पी लिया और उसकी हालत से लग रहा था कि वो थकन महसूस कर रहा है. बादल नाखास्ता उसने कदम आगे के लिए बढ़ा दिए. जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे जंगल घना होता जा रहा था. तारीकी और खुनकी में इजाफा हो रहा था. रास्ता देखभाल कर आगे बढ़ना पड़ रहा था. जॉन की हालत खराब थी. वो बार बार लड़खड़ा रहा था. एक बार ठोकर खाकर वो नीचे गिर पड़ा. देख कर चलो. मैंने उसे उठाया. उसने रश्क से मेरी तरफ देखा. तुम इतने जख्मी हो फिर भी मुझसे ज्यादा आसानी से सफर कर रहे हो. मेरी और तुम्हारी उम्रों और लाइफ स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है. बहरहाल दुश्मन होने के बावजूद मुझे एतराफ़ है कि तुम बाहिम्मत आदमी हो. उसने हाँपते हुए कहा. ऐसे ही मैं इस मकाम तक नहीं पहुंच गया. मैंने बहुत सख्त वक्त गुजारा है. इस वक्त ने मुझे सख्त जान बना दिया है. शाम 4 बजे तक हम पहाड़ों के दामन में पहुंच गए थे. यहाँ से जमीन बुलंद हो रही थी. रास्ते में हमें एक और जगह पानी मिला था. यह खासा गदला और गंदा था मगर मजबूरी थी. फल कब के हजम हो चुके थे. अब भूख भी लग रही थी. जॉन का ज्यादा बुरा हाल था कि उसे भूख से वास्ता कम ही पड़ा था और मैं गुज़िश्ता चंद महीनों से 12 ऐसे हालात से गुजर चुका था जब कई वक्त खाने को नसीब नहीं हुआ था. भूख की ज्यादा तकलीफ नहीं थी जितनी पाँव के जख्म की थी. सूजन बढ़ जाने से पांचा इस तरह फंस गया था कि उसे काटे बगैर मैं ऊपर नहीं कर सकता था. जॉन कई बार कह चुका था कि मैं जख्म देख लूं. आखिर एक जगह रुककर मैंने राइफल कंधे से उतारी. संगीन से पतलून का पांचा घुटने तक काट दिया. जख्मों में इन्फेक्शन के आसार नुमाया थे मगर ये इब्तिदाई नौयत का इन्फेक्शन था. अगर मुझे तिब्बी इमदाद मिल जाती तो जख्म चंद दिन में भर जाते. मैंने एक झाड़ी से मोटे पत्ते तोड़कर उनसे जख्म साफ किए. उनके किनारे पीप ज़दा हो रहे थे. उन्हें साफ करके मैंने उन्हीं पत्तों को मसल कर जख्मों पर रखकर ऊपर से पट्टियां बांध ली. मुझे उम्मीद थी इस मरहम से जख्मों में मजीद खराबी नहीं आएगी. सूरज के सवाल पजीर होते जंगल में तेजी से अंधेरा छा रहा था. जॉन ने मुझे मशवरा दिया, मशले बना लो वरना अंधेरा होते ही रास्ता नजर आना बंद हो जाएगा. मेजर से मैंने जो चीजें हासिल की थी उनमें एक अदद लाइटर भी शामिल था. जॉन ने 2 अदद मोटी लकड़ियां तलाश की. एक जगह चंद छोटी लकड़ियां और सूखी घास जमा करके पहले उसे आग दिखाई और जब छोटा अलाव रोशन हो गया तो हमने उन लकड़ियों को जला लिया. हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर जॉन ने चंद और लकड़ियां भी जमा कर ली ताकि जब मशल बुझने लगे तो उन्हें जला लें. अलाव बुझाकर हमने ऊपर की जानिब सफ़र शुरू किया. 5 बजे तक नीचे जंगल में अंधेरा छा गया था. अगर मशलें ना होती तो हम तारीकी में ठोकरे खा रहे होते. अभी तक तो हमें कोई फौजी चौकी नहीं मिली, अकब में आते जॉन ग्रे ने कहा. बल्कि किसी इंसान की सूरत भी नजर नहीं आई. मैंने जवाब दिया, क्या ख्याल है चिल्लाकर किसी को मदद के लिए पुकारें? ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. जंगल में बिला वजह आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए. जानवर भी ऐसा नहीं करते. हमें नहीं मालूम कि इस जंगल में कौन कौन से खतरात हैं. ऐन मुमकिन है हम किसी चौकी के पास से गुजर जाएं और हमें खबर ही ना हो. ऐसा मुश्किल है क्योंकि अभी तक हम
खुरदरे जंगल से गुजर रहे हैं जहां इंसानी कदम नहीं पहुंचे हैं। अगर इस मकाम पर कोई फौजी चौकी होती तो कम से कम रास्तों के निशान जरूर वाजे होते हैं। कुछ खाने के लिए तलाश करो, भूख अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जा रही है। जॉन का रहा, खाने के काबिल बस वही फल मिले थे। वैसे फिक्र मत करो, अगर अल्लाह को हमारी ज़िंदगी मंजूर हुई तो हमें हमारे हिस्से का रिस्क ज़रूर मिलेगा। ऐसा ना हो कि नसीब का रिस्क मिलने तक मैं भूख से हलाक हो जाऊं, तब वो तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे नसीब का होगा। खाने के बजाय रात गुजारने के लिए कोई जगह तलाश करो, वरना किसी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं हम। और फिक्र मत करो, 1-2 दिन खाने को नहीं भी मिला तब भी हम जिंदा रहेंगे। रात कहाँ रहे, ये तो जंगल है। किसी दरख्त पर, वहां हमें कम से कम खतरात होंगे। रात के 8 बज रहे थे और बढ़ता शोर बता रहा था कि जंगल जाग रहा है। इससे पहले भट्टों में छुपे दरिंदे शिकार की तलाश में निकले, हमें कहीं पनाह हासिल कर लेनी चाहिए थी। जॉन ने फैले हुए दरख्त पर रोशनी डाली। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने दरख्त का जायजा लिया। उसका तना कोई 12-13 फुट ऊंचा था। उसके बाद दाएं बाएं आगे पीछे कई मोटी शाखें निकल रही थी। मुनासिब है, पहले ऊपर कौन जाएगा? जाहिर है कि तुम। जॉन ग्रे ने दांत निकाल कर कहा, यानी मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी के बकरे का किरदार अदा करूं? कुर्बानी का बकरा? क्या मतलब? मतलब बाद में समझाऊंगा, पहले मुझे ऊपर देखने दो। ऐसा ना हो ऊपर कोई सांप अजदा हमारा इंतजार कर रहा हो। तना खासा मोटा था, इसलिए ऊपर चढ़ने में किसी कदर दुश्वारी पेश आई। आसान दरख्त भी थे, लेकिन ये इस लिहाज से मौजूद था कि कोई शेर या चीता उस पर आसानी से नहीं चढ़ सकता था। मशल मैंने दांतों से पकड़ रखी थी और उसकी वजह से काम और दुश्वार हो रहा था। मजबूरन मैंने उसे नीचे फेंक दिया और ऊपर की एक मोटी शाख पर बैठकर जॉन से मशल मांगी। उसने ऊपर उछाल दी। मैंने कैच करके दरख्त के अंदरूनी हिस्से का जायजा लिया। यहाँ पर मोटी शाखों के साथ साथ बारीक शाखों और पत्तों ने ऐसा जाल बना रखा था जिस पर नीचे गिरने के खतरे के बगैर आराम किया जा सकता था। मैंने जॉन को ऊपर आने के लिए कहा। उसने दूसरी मशल भी मुझे थमा दी और फिर किसी न किसी तरह ऊपर आ गया। 2 मशलों से ऊपर खासी रोशनी हो गई। दरख्त साफ सुथरा था, यानी उस पर ना तो कीड़े मकोड़े थे और ना ही परिंदों के घोंसले। मैंने जॉन से कहा, तुम्हारे लिए आरामदेह बिस्तर तैयार है। इन 2 शाखों के दरमियान फंस कर लेट जाओ, नीचे नहीं गिरोगे। वक्त क्या हुआ है? एहतियातन हम में से एक को जागना चाहिए। उसने पूछा। 9 बजे हैं। ऐसा करो तुम सो जाओ, मैं 2 घंटे बाद उठा दूंगा, फिर तुम मुझे 4 घंटे बाद उठा देना। मेरे लिए इतनी नींद काफी होगी। जॉन 2 शाखों के दरमियान फंस कर लेट गया। उनके दरमियान मुश्किल से 5-6 इंच का खला था जो नरम शाखों और पत्तों से भरा हुआ था। मेरे हिस्से में एक ही खासी मोटी सी शाख आई थी। उस फुट भर मोटी शाख पर बैठना तो मुमकिन था, लेकिन सोना नहीं। मैंने मशलें दरख्त के पास ऐसे हिस्सों में फंसा दी जहां से दरख्त को बरह रास्त आग लगने का खतरा नहीं था। जैसे हम मुतहर्रिक थे, उड़ने वाले कीड़े पास नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही हम दरख्त पर आराम से बैठे, कीड़ों का गोल हम पर हमलावर हुआ, जिसमें सबसे नुमाया मच्छर थे। वो रागे बेवक्त सुनाते हुए इर्द गिर्द मंडला रहे थे और मौका मिलते अपना डंक आजमाते थे, जो भिड़ के डंक से कम जहरीला नहीं होता। मुसलसल हाथ पैर चलाने पड़ रहे थे। फिर मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने दरख्त के कुछ पत्ते जमा करके उन्हें मशल के ऊपर रख दिया। ये सब्ज पत्ते थे, आसानी से जल नहीं सकते थे, लेकिन उनसे धुआं जरूर पैदा हुआ, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े दूर भागे। वक्फे से यही अमल करते हुए मच्छरों से निजात मिल गई। जॉन लेटते सो गया था। इससे अंदाजा होता था कि उसका थकन से बुरा हाल है। ना जाने क्यों सफर के दौरान मुझे 12 उस पर रहम आया था। मैंने महसूस किया कि उसमें कुछ खूबियां हैं। इस वक्त भी मुझे उस पर तरस आ रहा था, इसलिए शदीद थकन और नींद की तलब महसूस करने के बावजूद मैंने उसे मजीद 1 घंटा सोने दिया। उसे 2 बजे उठाकर मैं खुद उसकी जगह सोने लेट गया। जॉन ने मुझे सुबह 6 बजे उठाया, जब जंगल हल्की रोशनी के साथ सुबह परिंदों की अजली चहकार से गूंज रहा था। मैंने जॉन की तरफ देखा। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम रात भर से जाग रहे हो। मैंने अपनी नींद खासी हद तक पूरी कर ली। तुम्हें नींद की ज्यादा जरूरत है। अब पाँव का क्या हाल है? मैंने महसूस किया कि जख्मी पाँव की तकलीफ खासी हद तक कम हो गई थी, यानी पत्तों का लेप करामद रहा था। मैंने पट्टी खोलकर उस दरख्त के पत्तों से जख्मों को फिर साफ किया। उनकी हालत बेहतर नजर आ रही थी। मशलें रात किसी वक्त बुझ गई थी और अब उनकी खास जरूरत भी नहीं थी। मुझे भूख के साथ साथ प्यास भी महसूस हो रही थी। जाहिर है जॉन को भी यही महसूस हो रहा होगा। उसने कहा, बस अब चल पड़ो, कुछ खाने पीने को मिल जाए शायद। अभी रुक जाओ, रोशनी जरा बेहतर होने दो, फिर हम नीचे उतरेंगे। रात जंगल मुख्तलिफ आवाज़ों से गूंजता रहा था, मगर किसी शेर या चीते की आवाज़ नहीं आई थी। शायद इस जंगल में शेर चीते सिरे से पाए ही नहीं जाते थे। 7 बजे तक खासी रोशनी हो चुकी थी। मैं नीचे उतरा और जॉन को तकरीबन कैच किया, क्योंकि उसका तवाज़ुन उतरते हुए बिगड़ गया था। उसके वजन से मैं भी नीचे गिरा था। वैसे इन चंद दिनों में उसका वजन खासा कम हुआ था और मुसलसल भागदौड़ की वजह से उसकी तोंद भी अंदर चली गई थी। मैंने जॉन की तरफ देखा। भूख का क्या हाल है? मैं तुम्हारे लिए परिंदों के कच्चे अंडे उतार लाऊं? हरगिज नहीं, मैं भूखा मरना पसंद करूंगा, पर कच्चे अंडे नो वे। कभी ना कभी ऐसा मरहला भी आएगा कि तुम कच्चे अंडे भी शौक से खाना पसंद करोगे।
ہم پہاڑ کی ڈھلان پر اوپر کی طرف جانے لگے۔ اس طرف جنگل نسبتاً کم گھنا ہو رہا تھا، یہاں پر خاصی پراسرار سے خاموشی تھی۔ جان آگے جا رہا تھا، اچانک سامنے والے درخت سے کوئی شے کودی اور سیکنڈ سے بھی پہلے دوسرے درخت کے عقب میں غائب ہو گئی۔ نیند تاریکی میں اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ وہ کیا شے تھی، لیکن میں نے ریوالور نکال لیا۔ جان نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور ڈر کر میرے پاس آ گیا تھا۔ یوسف، یہ کیا بلا تھی؟ شاید کوئی چیتا ہے۔ میں نے ایک درخت سے پشت لگا لی۔ ہوشیار رہو، اس درخت سے پشت لگا لو۔ میں نے اپنے سامنے والے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ جان نے اس سے پشت لگا لی۔ اس چھوٹے سے ریوالور سے ہم کیا کر سکیں گے؟ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ مت بھولو کہ اس ریوالور سے ہم نے 2 عدد مگرمچھ مارے ہیں، اپنے حواس بحال رکھو۔ جان بھی چاروں طرف دیکھ رہا تھا، مگر مصیبت اوپر سے نازل ہوئی۔ کوئی مجھ پر کودا اور میں زمین پر جا گرا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا،